नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं उपस्थित हूं आपकी सांख्यिकी की कक्षा में, जिसमें इससे पहले की कक्षा अगर देखेंगे तो उसमें मैंने सहसंबंध को बताया था, कोरिलेशन को बताया था, और आज उसी का पार्ट 2 में आज बताएंगे, तो जिसमें कि सहसंबंध के प्रकार हम बताएंगे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अगर हम सहसंबंध को सबसे पहले देखें तो मैंने बताया था कि सहसंबंध क्या होता है। तो सहसंबंध गुणांक वह एक अंक माना जाता है जो कि यह बताता है कि वो एक दूसरे से कितना संबंधित है और किस सीमा तक संबंधित है, वही सहसंबंध कहलाता है। अब आज हम देखेंगे कि सहसंबंध का जो प्रकार होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार माना जाता है। एक माना जाता है कौन सा? गुणात्मक। एक माना जाता है गुणात्मक और दूसरा माना जाता है आपका परिमाणात्मक। परिमाणात्मक, इसको संख्यात्मक भी कहते हैं, अर्थात क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और ये है क्वालिटेटिव। ये एक आपका गुणात्मक हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है, परिमाणात्मक या संख्यात्मक इसको कहते हैं। अब हम अगर गुणात्मक को सबसे पहले अगर देखेंगे तो गुणात्मक वह सहसंबंध होता है जो कि किसी भी खास दो परीक्षणों, दो चरों के बीच जो किस प्रकार के कुछ खास गुण हैं उसके अंतर संबंधों को बताने का ये प्रयास करता है। इस सहसंबंध में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि हमारे बीच एकदम से सीधी रेखा में, वो एकदम से सीधी रेखा को बिलोंग करता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब घटते बढ़ते के क्रम में वो अपनी गुणात्मक पद्धतियों को दर्शाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम गुणात्मक में भी अगर देखेंगे तो को हम कर लेते हैं, तो इसमें एक हो जाता है आपका रेखीय सहसंबंध, जिसको कि लीनियर कहते हैं। लीनियर कहते हैं। और जो दूसरा होता है आपका अरेखीय या वक्ररेखीय इसको कहते हैं। अब ये रेखीय सहसंबंध क्या होता है? तो जैसे ऐसा सहसंबंध जो कि सीधी रेखा को दर्शाता हो, किसी गुण विशेष को, किसी भी खास गुण को या विशेषताओं को वो सीधी रेखा में बताता हो। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पर y मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर हम हाइट मान लेते हैं और यहाँ पर उम्र मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हाइट, भार ले लीजिए, वेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीधी रेखा में जाएगा। सीधी रेखा में किस प्रकार से जाएगा? तो जब जितना लगातार हाइट बढ़ता रहेगा, भार में उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी? तो वृद्धि होती रहेगी। भार उतनी ही ज़्यादा उसमें, अर्थात जैसे हाइट का बढ़ना होता जाएगा उसके हिसाब से उसका जो भार है वो भी परिवर्तित होता जाएगा। दूसरे अवस्थाओं में हम अगर गुणों के बीच के देखेंगे तो मैंने कल कहा था कि आज के समय में जो डिवोर्सेस होते हैं वो क्यों होते हैं? तो संबंध में जब हमारा कसाव नहीं होता है या हमारा विश्वास नहीं होता है तो उसमें क्या होता है? दरार आने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विश्वास और कुटिलता
कुटिलता और विश्वास में के साथ संबंध का हम अगर जोड़ देंगे तो एक तरफ कुटिलता है, एक तरफ विश्वास है। अब मान लीजिए कि कोई भी कुटिलता अगर करता है, अर्थात कोई भी उकसाता है, उकसाने का कार्य करता है, तो अगर विश्वास अगर बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है तो वो कभी भी डिगेगा नहीं, कभी भी हटेगा नहीं एक दूसरे के, अर्थात पति पत्नी के ऊपर जो विश्वास है वो बना रहेगा और कुटिलता उसका काम नहीं आएगा। लेकिन अगर विश्वास वो अविश्वास में बदल जाता है तभी वो क्या होता है, तो कुटिलता बढ़ जाती है और जिसके कारण से डिवोर्सेस बढ़ती जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि छोटा एक घाव होने के कारण से वो बड़े घाव में तब्दील हो जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है कि ये सीधी रेखा जाता है, मतलब कभी छोटा मोटा झंझट हुआ पति पत्नी में, वो फिर अविश्वास बढ़ा, फिर से ज़्यादा बढ़ा, फिर से ज़्यादा बढ़ा, फिर से ज़्यादा बढ़ा, एक बार विस्फोट हुआ और फिर डिवोर्स में वो तब्दील हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो भार, वेट और हाइट जो है, अर्थात जितना अधिक हाइट बढ़ता जाएगा व्यक्तियों का, उतना ही उसका वेट क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस रेखीय को देख सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको रेखीय कहेंगे। फिर अगर हम अरेखीय की बात करेंगे तो अरेखीय वह गुणात्मक पद्धति है या वह गुणात्मक सहसंबंध कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा होता जाता है। इसमें दो पद्धतियां हो सकती हैं, दो पद्धतियां हो सकती हैं। एक तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और दूसरा आपका कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। तो अब कैसे कैसे होगा तो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि अभ्यास के साथ, अभ्यास, ठीक है, एक अभ्यास और दूसरा अचीवमेंट, दूसरा अचीवमेंट, अर्थात जितना अभ्यास करता जाएगा बच्चा, अचीवमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जब अचीवमेंट उतना ही ज़्यादा, अभ्यास करता गया और अचीवमेंट बढ़ता गया, अब क्या होगा कि वो कभी हमेशा ये इस प्रकार से नहीं रहेगा। जितना अभ्यास किया उतना अचीवमेंट बढ़ा, फिर अगर थोड़ा छोड़ दिया तो फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर एक सिरा पर जा करके वो क्या होगा, नतमस्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, अरेखीय, अर्थात इसमें कभी घटता क्रम, कभी बढ़ता क्रम, कभी बढ़ता क्रम, कभी घटता क्रम, इस प्रकार से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसी को हम वक्ररेखीय या अरेखीय कहते हैं। दूसरे में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक है थकान और दूसरा है सीखना। अब मान लीजिए कि अगर थकान है किसी व्यक्ति में, वो थक गया है, फिर भी वो सीखना चाहता है, तो क्या वो सीख पाएगा, तो नहीं सीख पाएगा। तो थकान के कारण से सीखने की प्रक्रिया में क्या होगी, तो लगातार क्या होगी, गिरावट आती जाएगी। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार से, दो प्रकार से हो सकते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो इसके माध्यम से जो एकदम से मान लीजिए कि ये सीधी दिशा में चली है, तो सीधी दिशा में चली है तो उसको हम रेखीय कह देते हैं, उसको हम लीनियर कह देते हैं। और दूसरा जो वक्ररेखीय है या अरेखीय है, जब हम एक बार कभी घटता क्रम कभी बढ़ता क्रम हो जाता है, उसको हम अरेखीय या वक्ररेखीय कह देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये आपके गुणात्मक पद्धतियों में आता है। अब हम पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आपका हम बताएंगे क्वांटिटेटिव। जो आपका मैंने बताया है, ये क्वांटिटेटिव मैं आपको ऋणात्मक जो संख्यात्मक है, ये संख्यात्मक या परिमाणात्मक इसको कहते हैं। तो ये जो संख्यात्मक, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो कोरिलेशन होता है, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला आपका माना गया है धनात्मक,
फिर आपका माना गया है ऋणात्मक, और तीसरा माना गया है शून्य। अर्थात ये जो परिमाणात्मक आपका सहसंबंध होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि परिमाणात्मक सहसंबंध क्या होता है। तो जब ऐसा सहसंबंध गुणांक जो किसी भी गुण के आधार पर या रेखा के आधार पर उसको व्यक्त न करके उसको किसी संख्या या परिमाण के आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका संख्यात्मक या परिमाणात्मक कहलाता है। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूजन न हो कि यहाँ पर जो आपको गुणात्मक में मैंने बताया था, उसमें अगर मैंने हाइट और वेट जो बताया था, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये जो आपने बताया है हाइट और वेट, तो हाइट भी तो क्या है, तो उसको मापा जा सकता है, संख्या में मापा जा सकता है। वेट भी जो है उसको भी आप संख्या में माप सकते हैं। तो आपने ऐसा क्यों उदाहरण दिया? लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी भी किसी भी रेखा के आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है, किसी भी गुण विशेषताओं को उसको रेखा के आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम गुणात्मक पद्धति अर्थात गुणात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। वहीं अगर ऐसा दो चर या दो परीक्षण के आधार पर या दो चरों के आधार पर जो संबंध जो हमारा होता है, उसको हम अगर किसी परिमाण, किसी संख्या, किसी उसको माप के आधार पर, उसको किसी संख्या के आधार पर उसको हम मापने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव कोरिलेशन कहलाता है। तो ये आपका 3 हो जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो जाता है। अर्थात ऐसा सहसंबंध जब हमें किसी एक के बढ़ाने पर, एक के क्या हो जाता है, एक के बढ़ाने पर दूसरे में भी वो बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो जब एक के बढ़ाने पर दूसरे में भी जब हम बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, उसको हम धनात्मक कह देते हैं। जब एक के बढ़ाने पर उसका साइड इफेक्ट हो करके आपका उसका नीचे वो चला जाता है, अर्थात उसमें एकदम से विपरीत, अर्थात धनात्मक के ठीक विपरीत वो काम करता है। अर्थात मैंने यहाँ पर एक को बढ़ाया था, दो सहसंबंध थे जिसमें कि मैंने एक में बढ़ाया था तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, उसको हम धनात्मक कहते हैं। जब कभी भी ऐसा सहसंबंध होता है जहाँ पर हम एक के बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दूसरा ऑब्वियस घटता जाता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? ऋणात्मक कह देते हैं। लेकिन ऐसा सहसंबंध दो चर ऐसे हो जाते हैं जो कि एक के बढ़ाने पर दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं आता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसमें कोई भी संगतता नहीं होती है, दोनों आपस में दोनों भिन्न होते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? तो शून्य कह देते हैं, शून्य सहसंबंध कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक के बढ़ाने या घटाने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सीखना और अभिप्रेरणा और सीखना, अगर मैंने यहाँ पर अभिप्रेरणा अगर एक किसी क्लास में दिया है, तो आप देखेंगे कि उसमें डेफिनेटली जो अपेक्षाकृत जो बच्चे होंगे उसके सीखने की जो मात्रा होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अगर वृद्धि होती है तो हम क्या कह सकते हैं? उसको धनात्मक सहसंबंध कह सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अगर ये ऋणात्मक है और उसमें अगर मैंने यहाँ पर कुछ कहा है, जैसे कि अगर डांटा है, बच्चों को अच्छा करने के लिए डांटा है, मैंने बहुत तेज़ डांट लगाई कि उसका इफ़ेक्ट क्या हो कि उसका वो गलत काम छोड़ करके वो सीखने में प्रवृत्त हो। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो बच्चा, मैंने जो डांटा, उस डांटने का असर ये हुआ कि बच्चा स्कूल ही छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो उसका, क्योंकि जब मैंने डांटा था किस लिए? क्योंकि वो बच्चा काम नहीं करता था, क्लास में
मतलब उच्छृंखलता करता था, तो हमने डांटा था कि उसकी उच्छृंखलता खत्म हो जाए, उसका पढ़ने में मन लग जाए, उसको बढ़ाने के लिए मैंने डांटा था। लेकिन उसकी उच्छृंखलता तो खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने आना ही अब स्कूल बंद कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का और ऐसा सहसंबंध जिसमें कि एक के करने से दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शून्य कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस सहसंबंध के प्रकार को बहुत बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। इसी प्रकार से समझने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।